न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और आज हेल्दी इंडिया में हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ को लेकर। मेंटल हेल्थ सुनने से आपके जहन में न जाने कितने ऐसे सवाल गूंजते होंगे कि आखिर ये मेंटल हेल्थ है क्या, क्योंकि कई बार ऐसा भी माना जाता है कि लोग इस बात को इस तरह भी कंफ्यूजन के साथ में ले लेते हैं कि मेंटल हेल्थ मतलब इंसान कहीं पागल तो नहीं हो गया। पागलपने को लेकर तो हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ साइकेट्रिस्ट का जब हम जिक्र करते हैं तो लोगों को लगता है कि हम शायद वाकई कोई इंसान साइको हो चुका है, इस वजह से उसे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। लेकिन काउंसलर की जरूरत कब पड़ती है? मानसिक तनाव किन किन प्रकार के होते हैं, कितने इसके रूप होते हैं, और क्या सिर्फ पागल होना ही मेंटल हेल्थ के साथ जोड़ देना सही है या गलत है? इन सभी मुद्दों को लेकर के हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मेंटल हेल्थ को थोड़ा और बारीकी से समझने के लिए दिखाते एक रिपोर्ट। जीवन के हर पड़ाव पर आपका मानसिक रूप से स्वस्थ होना बेहद आवश्यक है। लेकिन अफसोस, वर्तमान पीढ़ी केवल अपनी फिजिकल हेल्थ का ही मतलब समझती है। आपका मेंटली हेल्दी होना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि आपके अपने व्यक्तित्व के साथ साथ आपके निजी और सामाजिक रिश्ते भी इसी पर निर्भर करते हैं। आज के वक्त में आपने ये जरूर किसी न किसी से सुना होगा कि वो एब्सेंट माइंडेड रहने लगे हैं, भीड़ में खुद को अकेला महसूस करने लगे हैं, डिसीजंस लेने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं कि जीवन में क्या चल रहा है। और फिर वो लोग इसे डिप्रेशन का नाम दे देते हैं। कुछ लोगों को अपनी एंजाइटी या स्ट्रेस या फिर पैनिक अटैक का जिक्र करते हुए भी आपने सुना होगा। यहाँ तक कि हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो इन सभी टॉपिक्स को एक ही बीमारी का अलग अलग नाम बताते हैं। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन सभी विषयों में अंतर है। जब बात होती है मेंटल हेल्थ की, तो ये इससे जुड़ी समस्याओं को जानना बेहद जरूरी है। ये जानना अहम है कि कितने प्रकार की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जिससे आप ये समझ पाएं कि इनका इलाज संभव है या नहीं, और अगर है तो कैसे। मेंटल हेल्थ इश्यूज: एंजाइटी, डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी कि PTSD, OCD मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, SUD यानी कि पदार्थ उपयोग विकार। अमूमन आप सभी लोगों ने ज्यादातर एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक और डिप्रेशन और स्ट्रेस के बारे में ही सुना होगा, लेकिन लोग अक्सर इनमें फर्क नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से वो सही इलाज नहीं ले पाते। अगर किसी में बहुत लंबे समय से तनाव यानी स्ट्रेस लगातार बना हुआ है, तो एंजाइटी अटैक का रूप ले सकता है, और पैनिक अटैक किसी स्थिति से प्रभावित होकर आता है। इनकी पहचान और समझ बहुत जरूरी है ताकि उचित उपचार और सहायता प्राप्त की जा सके। अगर तनाव को समय रहते न ट्रीट किया जाए तो वो हार्ट अटैक, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का कारण भी बन सकता है। अब बात अगर डिप्रेशन की करें, तो डिप्रेशन या अवसाद एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या है। ये किसी व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करती है। डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति में कुछ आम लक्षण नजर आ सकते हैं, जैसे कि नींद की समस्याएं, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, थकान और कम ऊर्जा, भूख में बदलाव, मृत्यु या आत्महत्या के बार बार विचार। आज हेल्दी इंडिया के इस एपिसोड में हम इन्हीं विषयों पर विस्तार से जानेंगे, इनका इलाज और उपचार भी जानेंगे। सुरभि तिवारी, न्यूज इंडिया।
तो आपने रिपोर्ट देखी और समझी होगी कि आखिर डिप्रेशन या एंजाइटी, पैनिक अटैक या जब हम बात करते हैं स्ट्रेस की, तो क्या ये सभी एक है? क्योंकि अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि ये सभी एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके अलग अलग मायने हैं और अलग अलग स्तर पर ये किसी भी वजह से हो सकते हैं। लेकिन इसे और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए या इनके बारे में और इनसे जुड़ी हुई इलाज के बारे में जानने के लिए हम सीधे डॉक्टर्स का रुख करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर मनीषा सिंघल जी, मनोवैज्ञानिक है आप। बहुत स्वागत है मैम आपका न्यूज़ इंडिया पर। और अब से कुछ ही देर में हमारे साथ 2 और डॉक्टर्स जुड़ेंगे और उनका भी हम उस दौरान रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं मनीषा जी से ही सवाल पूछ लेती हूँ। मैम, शुरुआती सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, लोग मेंटल हेल्थ को समझ नहीं पाते हैं कि जब हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो किस लहजे में हम ये जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि क्या होता है मेंटल हेल्थ। क्योंकि अगर कोई खुश है तो उसे भी वो इसी तरीके से जोड़ता है कि बहुत नॉर्मल है, ये स्वाभाविक है। अगर परेशान है तो भी उसे स्वाभाविक कह दिया जाता है। मेंटल हेल्थ से हम समझे कैसे? देखिए, मेंटल हेल्थ मतलब मानसिक आपका स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य, आप कितना परेशान हैं या कितना खुश हैं या फिर आप एक न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड में हैं। तो इसमें 3 चीज़ें हो गई। अब अगर आप परेशान हैं तो डिफरेंट इमोशंस की वजह से आप परेशान हो सकते हैं, जिसमें अग्रेशन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इमोशन है। और क्या वजह है उसकी, तो आप कितना स्टेबली अपना काम नियमित रूप से कर पा रहे हैं, अपना रूटीन आप नियमित रूप से सब उसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ आपकी रूटीन एक्टिविटीज़ में जो भी होती हैं, चाहे घर से रिलेटेड है चाहे वर्क से रिलेटेड है, तो आप कितना काम वे में उसको कर पाते हैं। अगर आप डिस्टर्ब्ड हैं, आप यहाँ पर फिज़िकली प्रेजेंट हैं लेकिन मेंटली कहीं और हैं और आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपने काम पे, या आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, मे बी एपेटाइट भी आपकी डिस्टर्ब हो रही है, वेट लॉस वेट गेन कुछ हो रहा है, इमोशनल ईटिंग है, या आपके आर्गुमेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं किसी से, या स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि वो वर्क स्ट्रेस बढ़ रहा है तो घर पे आ रहा है, या फैमिली में स्ट्रेस है तो वो वर्क पे जा रहा है, या फिर आप अपना जो गुस्सा है या जो भी फ्रस्ट्रेशन है, कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं जो आप कहीं शेयर नहीं कर पाए, तो वो गुस्से की फॉर्म में आपके बच्चों पे निकल रहा है या आपके लाइफ पार्टनर पे या आपके सिबलिंग्स पे, पेरेंट्स पे निकल रहा है। तो मतलब आप मेंटली कहीं डिस्टर्ब्ड हैं। सो दैट इज़ मेंटल हेल्थ। अब अगर आप बहुत खुशी खुशी सब कुछ बैलेंस वे में सब कुछ मैनेज कर पा रहे हैं, तो मतलब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है। और मेंटल हेल्थ की सबसे ख़ास बात यह है कि ये फिज़िकल हेल्थ से रिलेटेड है। सो फिज़िकल हेल्थ अगर आपकी अफेक्टेड होगी, मेंटल हेल्थ पे रिफ्लेक्ट होगी, मेंटल हेल्थ अगर अफेक्टेड होगी तो फिज़िकल हेल्थ पे रिफ्लेक्टेड होगी। सो ये बाई डायरेक्शनल है। सो दैट्स मेंटल हेल्थ। ठीक है मैम, तो दर्शकों आपने भी सुना और समझा कि कितनी खूबसूरती के साथ में डॉक्टर मनीषा ने आपको ये बताया और समझाया कि अगर आप किसी भी तौर पर मानसिक रूप से अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को दिक्कतों में महसूस कर रहे हैं या जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो ये आपके मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करने की ओर इशारा कर रहा है कि आप मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं हैं। और उसे स्वस्थ रखने के लिए, उसे बिल्कुल ठीक रखने के लिए क्या क्या करना होगा, इस बारे में भी हम जान लेते हैं। डॉक्टर मनीषा, जब अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब है तो लोग ये कह देते हैं कि मेंटली डिस्टर्ब है इसका मतलब वो पागल हो रहा है। ये टर्म क्या यूज़ करना सही होगा? क्योंकि हम इस तरह से अमूमन तौर पर साइको पर्सनैलिटीज़ के साथ किसी भी आम व्यक्ति को नहीं जोड़ सकते। इसमें एक बहुत बड़ा अंतर बताया जाता है, तो इसकी बारीकियां भी हम आपसे समझना चाहेंगे। और अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब है तो उनको क्या करना चाहिए, इस बारे में भी बताइएगा। बिल्कुल। ये एक बहुत ही कॉमनली यूज़ करने वाला स्टेटमेंट है कि भाई मेंटली आपको कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं तो क्या पागल हो गए हो क्या? लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिना सोचे समझे एक सेंटेंस है जो हम बोल देते हैं, लेकिन हम सभी के साथ कुछ ना कुछ स्ट्रेस चलते रहते हैं या कुछ एंग्जाइटीज़ ऐसी कुछ इस तरह के चैलेंजेस आते हैं जिनको हम डील नहीं कर पाते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप पागल हो गए हैं, पहली चीज़। दूसरा, ये अवेयरनेस अब काफ़ी कुछ आ चुकी है। हर एज ग्रुप के लोग आते हैं काउंसलिंग सेशंस के लिए, और उसमें ऐसा नहीं है कि आप पागल हैं या आप आपको कुछ ऐसी सीरियस समस्या है, ऐसा नहीं होता है।
अगर कुछ ऐसे कुछ डिसऑर्डर्स या साइकियाट्रिक डिजीज़ेज़ अगर ऐसे होती हैं तो साइकियाट्रिस्ट उनको डील करते हैं और उनके लिए फिर मेडिकेशन होता है। लेकिन आम तौर पे जो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस या इवन ओसीडी या किसी भी तरह की एंजाइटीज़ में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो अगर इस तरह का कोई भी इश्यूज़ हैं तो डेफिनेटली आप उसको एड्रेस कर सकते हैं और अगर उसमें कहीं कोई करेक्शंस की ज़रूरत है तो हम उस पर काम करते हैं। बहुत ही सिंपल सी टेक्निक्स होती हैं जिन्हें हम थेरेपीज़ बोलते हैं और उस तरह से हम अपना कोपिंग मैकेनिज्म में थोड़ी सी बदलाव ला सकते हैं। ठीक है। साथ ही डॉक्टर मनीषा, क्योंकि जब हम बात करते हैं डाइट को लेकर के या फिर एक्सरसाइज को लेकर के, तो मेंटल हेल्थ के लिए भी क्या ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं? और अगर इफ़ेक्टिव होती है तो किस हद तक? क्योंकि हमने अमूमन ये भी देखा है कि अगर कोई बहुत हेल्दी खाना खा रहा है, वेजिटेबल्स खा रहा है, फ्रूट्स खा रहा है और ऐसे में वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो उन लोगों की सेहत में तो बहुत ज़्यादा सुधार रहता है, वो बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। लेकिन दूसरी ओर हम ये देखते हैं जो लोग अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रीट साइड फूड खाते हैं वो वैसे भी बीमार रहते हैं और उनकी सोचने समझने की क्षमता दूसरे व्यक्ति के मुकाबले कमतर हमने हमेशा से देखा है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहूँगी कि हमारा डाइट कैसे हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालता है। डाइट का डेफिनेटली रोल होता है, न्यूट्रिशन जिसे हम कहते हैं, लेकिन एक और न्यूट्रिशन भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए हर इंसान के लिए घर का बना खाना मिल पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम खुद अपनी फैमिली और अपने इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनको हम केवल देखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें घर का खाना नहीं मिल पाता है। डेफिनेटली घर का खाना हेल्दी होता है, लेकिन घर के खाने या बाहर के खाने के साथ में आप कितना टेंशन आप लेते हैं, आपकी नेचर क्या है, या जो मैंने बोला उसके अलावा एक और दूसरा न्यूट्रिशन जो आपके सेंसेस हैं, बाकी जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, तो आप क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सो वो एक डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिशन है जो बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी स्लीप भी डिस्टर्ब हो सकती है जैसे आपने यहाँ पे मेंशन किया, और डेफिनेटली जो आपकी रेगुलर आपकी डाइट है, आपकी एपेटाइट है, वो भी उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। और जिससे आप अगर आपको भूख लग रही है लेकिन आपका मन नहीं कर रहा है खाने का, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपको भूख, आप क्या खाएं, या आपको नींद नहीं आ रही है, तो डेफिनेटली आप अगले दिन थोड़ा सा आप ड्राउजी रहेंगे, आपको नींद के कारण इरिटेबिलिटी थोड़ी रहेगी, जिसका जो इफ़ेक्ट है वो काम पे या बाकी आपकी पर्सनालिटी पे दिखाई देगा। तो ये जो न्यूट्रिशन है ये दो टाइप का न्यूट्रिशन है। तो एक तो वो जो हम खाना खाते हैं, फूड या हाइड्रेशन हमारा कैसा है, पानी हम कितना पीते हैं, और दूसरा न्यूट्रिशन हम क्या सुन रहे हैं, क्या हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, किस तरह की सोसाइटी में हम अपना टाइम हम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, सो किस तरह का एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, तो वो भी बहुत इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। साथ ही डॉक्टर मनीषा, मैं आपसे ये भी जानना और समझना चाहूँगी, क्योंकि जब हम बात छोटे बच्चों की करते हैं तो हमने आजकल देखा है कि यूथ में भी बहुत ज़्यादा लोग इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि वो बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पैनिक अटैक्स आते हैं या एंजाइटी लेवल, उनका स्ट्रेस लेवल अचानक बढ़ जाता है। तो ये किन कारणों की वजह से होता है? क्योंकि ये आज के वक्त में यूथ जनरेशन में बहुत कॉमन शब्द हमने सुने हैं, एंजाइटी है या उन्हें पैनिक अटैक का सामना करना पड़ता है। तो ये दोनों स्टेजेस आखिर इतने ज़्यादा यूथ में क्यों दिखाई दे रहे हैं? आजकल छोटे बच्चों को भी पता होता है एंजाइटी। एक बार एक जगह एक छोटा सा बच्चा था, तो ऐसे ही कुछ बात चल रही थी, तो मैंने पूछा, वो बच्चे ने यूज़ किया वर्ड एंजाइटी, तो मैंने पूछा एंजाइटी क्या होता है। शी सेड, आपको पता नहीं है एंजाइटी क्या होता है? यू डोंट नो व्हाट इज़ एंजाइटी। सो जैसा आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि एंजाइटी सभी बच्चों को बहुत अवेयर हैं, और कहते हैं ना कि ज़्यादा अवेयरनेस भी अच्छी नहीं होती है कितनी बार। अब एक बच्चे को अगर सपोज़ कुछ पैनिक अटैक आया, कुछ सिम्टम्स हुए, रेस्टलेसनेस हुई, पल्पिटेशंस हो रहे हैं, या चेस्ट में हैवीनेस लग रही है, मे बी स्वेटिंग हो रही है,
नर्वसनेस हम सभी को होती है, लेकिन होता क्या है, बच्चे, जैसा मैंने आपके पहले सवाल के जवाब में भी बोला जी। कि जिस भी तरह का एनवायरनमेंट है, जो भी एक्सपोजर हमें मिल रहा है, वो हम अननोइंगली ग्रैब करते रहते हैं। अब वही चीज़, वही बिहेवियर हो सकता है, थोड़ा बहुत हमें एंग्जाइटी हुई, लेकिन क्योंकि हमने कुछ देखा था तो वो हम सेम बिहेवियर हमारा भी हो जाता है। लेकिन हाँ, मतलब ये एंग्जाइटी होती है, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि एंग्जाइटी नहीं होती है। उसको हैंडल करना थोड़ा सा आना चाहिए, और हमें हैंडल करना तब आएगा जब हम उसका सोर्स जान पाएंगे कि एंग्जाइटी की वजह क्या है, किस वजह से हो रही है, और जो भी फियर है हमारा, जिसकी वजह से हमें एंग्जाइटी हो रही है, अगर हम उसमें खुद को नहीं ले जाएंगे, उसको हम ट्राई नहीं करेंगे, तो वो एंग्जाइटी कई बार ऐसा होता है कि बनी रहती है। जैसे अगर आपको एग्ज़ाम के लिए एंग्जाइटी हो रही है, बच्चों का ही आपने एग्जाम्पल लिया, तो बच्चों की बात करते हैं, एग्ज़ाम की एंग्जाइटी है, या फिर टीचर से कोई सवाल पूछने की एंग्जाइटी है कि क्लास में अगर मैंने सवाल पूछा तो बाकी बच्चे क्या सोचेंगे, भाई मुझे नहीं आता, उनको तो आता ही होगा। जी जी। तो हम नुकसान किसका कर रहे हैं? ठीक है, वो सोचेंगे, सोचते रहने दो, लेकिन अगर उस सवाल का हमें जवाब मिल जाएगा तो एटलीस्ट हमारे लिए आसानी हो जाएगी। वो एक सवाल हमारी लिस्ट से बाहर हो गया, तो एटलीस्ट हमें उस सवाल का आंसर मिल गया। या अगर एग्ज़ाम की एंग्जाइटी है, सो वो एंग्जाइटी किस वजह से है? केवल एग्ज़ाम में अपीयर होने की वजह से, या हमने पढ़ाई नहीं करी है? तो ये छोटे छोटे मैंने कॉमन एग्जांपल्स इसलिए दिए क्योंकि आपने जैसे बच्चों का ही के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। या अगर कंपटीशन आजकल बहुत ज़्यादा है, बच्चों में ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ाई का ही कंपटीशन है, आजकल बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसमें बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो वो कंपैरिजन जहाँ आता है, उसमें पेरेंट्स और टीचर्स का भी काफ़ी रोल होता है, जो भी केयर टेकर्स हैं। अगर हम ये कंपैरिजन ना करें तो वो एंग्जाइटी को भी हम थोड़ा सा लिमिट कर सकते हैं, और जो भी किसी भी बच्चे का नेचुरल फ्लेयर है, उसी को ही अगर हम आगे ले जाना चाहें, उसको हम एनकरेज करें, अप्रिशिएट करें। ठीक है, यानी डॉक्टर आप ये कहना चाह रही है कि अगर किसी के साथ ऐसी कोई स्थिति बनती है तो फिर उसे अपने आप में सुधार करने की ज़रूरत होती है, उस पर फोकस अगर किया जाए तो वो ऐसे मेंटल कंडीशंस में, या मेंटल स्ट्रेस अगर वो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं, या एंग्जाइटी उन्हें हो रही है, तो फिर इससे बाहर निकला जा सकता है, उसे ओवरकम करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर, मैं आपके पास लौट रही हूँ। हमारे साथ डॉक्टर मीना पटेल भी जुड़ चुकी है। आप मनोचिकित्सक है, बहुत स्वागत है डॉक्टर मीना जी आपका न्यूज़ इंडिया पर। डॉक्टर मीना, क्योंकि अब तक जिस तरह हम एंजाइटी या फिर हम स्ट्रेस, पैनिक अटैक, डिप्रेशन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब इन शब्दों को समझने की बारी आती है, लोग कंफ्यूजन के साथ इसे एक कर देते हैं, समझ नहीं पाते कि इनमें वेरिएशंस होते हैं। यहाँ तक भी हमने देखा है, जब मेंटल हेल्थ की बात आती है और जब भी हम किसी के सामने कहते हैं कि मेंटल हेल्थ है या मेंटल इश्यूज उन्हें हो रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसे इलनेस के साथ सीधे तौर पर जोड़ देते हैं कि शायद वो साइको हो रहे हैं। उन्हें साइकेट्रिस्ट की अगर जरूरत पड़ती है, किसी काउंसलर की जरूरत पड़ती है, तो भी लोग ये कह देते हैं कि अरे ये तो काउंसलर के पास जा रहा है, साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है, ये साइको ही हो रहा है। तो इस बारे में भी थोड़ा सा हम आपसे समझना चाहेंगे, और हमारे दर्शकों को भी बताइएगा कि काउंसलर या साइकेट्रिस्ट के पास अगर कोई अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए जा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति वाकई पागल हो रहा है। जी शुक्रिया। देखिए, मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, हमारे व्यूअर्स को भी समझ में आएगा कि ये जो वर्ड्स है, एंजाइटी होना, डिप्रेशन में हूँ मैं, ये सारी चीज़ें हैं, उसको एक तरीके से हम कहना चाहेंगे कि कभी-कभी इंसान कॉन्फिडेंस लेवल उसका ज़ीरो हो जाता है, तो वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है, तो उसका बोलना, उसका बात करना, उसका किसी से के साथ डील करना, बैठना उठना, ये सारी चीज़ों में वो बहुत ज़ीरो फील करता है। तो वो समझता है कि वो लेवल, वो पीरियड बढ़ जाता है, वो पीरियड, तो फिर उसको उसको लगता है मैं डिप्रेशन में हूँ, और ये लेवल को बोलेंगे कंफ्यूजन लेवल, कि उसको क्लैरिटी नहीं है, फोकस नहीं है, कहीं वो अटक रहा है, कहीं उसको कोई चीज़ को समझने का उसका वो नहीं है, उसको समझ नहीं आता है। दूसरी बात ये है कि कहीं डर, कभी कोई इंसान, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, औरत है, मर्द है, कभी वो सबको, किसी को भी हो सकता है किसी चीज का फियर, जो डर जाता है कि मैं ये सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाऊंगा, मुझे डर लग रहा है कि अगर मैंने ये बोल दिया, अगर मैंने ये कर दिया तो क्या हो जाएगा। तो ये डर की वजह से वो स्टॉप हो जाता है। स्टॉप होना मतलब थॉट प्रोसेस पॉजिटिव नहीं रहना, वो अपने आप
आपका कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा, मैं नहीं कर सकता। दूसरा, अपनी हेल्थ के रिलेटेड बहुत सारे फियर है कि हेल्थ के रिलेटेड मेरी हेल्थ बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं कुछ लोग कि बहुत कुछ, मैं ये नहीं खा सकता, मैं वो नहीं खा सकता, ये खाने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं यहाँ नहीं जा सकता, मुझे ये हो जाएगा। ये सारी चीजें होती है, वो डर, जो डर हो जाता है कि हमको लगता है कि हमको ये करने से ये, तो वो स्टॉप हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। अच्छा, लोग क्या कहेंगे, एक इस बात का डर, जी बहुत सारे डर की वजह से इंसान को लगता है कि हम आगे बढ़ नहीं पा रहे, हमें जो करना है वो हम कर नहीं पाते हैं, और हमको यहाँ ये ऐसे सर्कल पे हम आ चुके हैं कि हमको इसका सोल्यूशन मिल नहीं रहा है। तो उसकी जो सारी इफेक्ट है वो बॉडी में आती है, जैसे कि पसीना छूटना, वाइब्रेट होना, ये सारी चीजें एंजाइटी, डिप्रेशन का एक सिम्टम्स होने लगता है। तो ये सारी चीज है जो बच्चों को भी, हमने अभी बच्चों की बात कर रहे थे, तो बच्चों में भी यही होता है, एग्जाम का डर, घर पे जाऊंगा मैं कुछ बात करूंगा तो मम्मी डांटेगी, पापा नहीं सुनेंगे, या घर के लोग उनका अपोज करेंगे, डर के मारे वो एकदम घबराया हुआ रहता है। उसमें गट्स नहीं है बात करने का। हर इंसान में एक क्लैरिटी होना बहुत जरूरी होता है। जब वो सुबह उठे तो एक क्लैरिटी के साथ, एक स्टेबिलिटी के साथ काम करना चाहिए। पर वो आजकल हमारी फास्ट लाइफ है, आजकल की जिस तरह से हमारा कम्युनिकेशन है, चाहे वो घर का हो, चाहे ऑफिस का हो, या कहीं भी फ्रेंड सर्कल का हो, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा रिलेशनशिप, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ट्रस्ट के इश्यू के लेवल पे, या फिर और डील नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, डर लगता है दुनिया में ये हो रहा है, दुनिया में वो हो रहा है, तो हम पास में बैठे इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। और जब ट्रस्ट का इश्यूज इतना बढ़ जाता है, तब डिप्रेशन होता है कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं। नींद उड़ जाना, फिर दवाइयां लेना, और फिर दवाइयों का इफेक्ट आना, और फिर उसके बाद उसका भी रिजल्ट, दवाइयां बॉडी को इफेक्ट करेगी, आपके दिमाग को रिलैक्स करेगी, पर वो एक लेवल तक, एक समय तक। अगर ये चीजें, अगर बॉडी को और दिमाग में जब आपको जो चाहिए, वो नॉर्मल लाइफ चाहिए, तो वो क्लैरिटी अगर नहीं ला पाते हो, तो फिर ये चीज आप समझ लीजिए कि डिप्रेशन और एंजाइटी के लेवल पे जा रही है। फिर इंसान अंदर, दिमाग के अंदर ही कुछ ना कुछ सोचने लगता है, ये ऐसा ही होगा, इमेजिनेशन पे जिंदगी जीना शुरू कर देता है कि मैं ये करूंगा तो फिर ये मुझे ये जवाब देंगे, मैं यहाँ जाऊंगा तो मुझे मैं गिर जाऊंगा, मैं गाड़ी चलाऊंगा तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं ऑफिस में ये कर लूंगा, तो लोगों का डर भी लग जाता है। मतलब इंसान के पास कोई क्लैरिटी और कोई फोकस नहीं है। वो इंसान एकदम ही घबराया हुआ, किसी से लॉनली फील करना, फिर वो किसी से बात करेगा नहीं, या फिर अचानक से रोने लग जाएगा, या फिर गुस्सा कर जाएगा। तो ये जो सारी चीजें हैं वो डिप्रेशन लेवल पे और एंजाइटी के रिलेटेड वहां तक लेके जाते हैं। हमें ये है कि हम नॉर्मल लाइफ जीने के लिए सिंपल सी बात है कि हमें अपने फैमिली रिलेशन, हमारे फ्रेंड रिलेशन, फ्रेंडशिप जो भी है हमारी, हमारे कलीग्स है, हमारे क्लासमेट है, सभी के लिए मैं कहती हूँ कि जहाँ जहाँ हमारा आना उठना बैठना है, वहां पे हमें नॉर्मलिटी रखना बहुत जरूरी है। आपको इसमें देखिए, इसमें ये भी जरूरी है कि हम अब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट जब करते हैं, तो एक दूसरे को धीरे धीरे पहचानना और जानना समझना शुरू कर देते हैं। ठीक है डॉक्टर मीना, यानी ये हमें भी समझने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर किसी व्यक्ति के लिए, अगर आप खुद को स्वस्थ रखना चाहते हैं, मेंटली और फिजिकली दोनों, तो एक्सरसाइज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पौष्टिक आहार, यानी कि आप हेल्दी डाइट को कंटिन्यू रखिए, और साथ ही साथ अगर आप परेशान हैं, नकारात्मक विचार बार बार आ रहे हैं, इससे दूरी बनाने के लिए आप अपने किसी करीबी इंसान से कम्युनिकेट कीजिए। कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपके मेंटल स्ट्रेस को बहुत हद तक कम कर सकता है, और आप ऐसे भी हेल्दी बने रह सकते हैं, मेंटली भी। इस पर हम और आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और आज हेल्दी इंडिया में हम बात करें मेंटल हेल्थ को लेकर के। मेंटल हेल्थ और
मेंटल इलनेस, ये दोनों अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन कई बार कन्फ्यूजन में लोग इन्हें एक ही बताते हैं। लेकिन अगर आप मेंटल हेल्थ से डील कर रहे हैं, यानी कि अगर आप मेंटल हेल्थ के रूप में अगर आप ऐसी परेशानियां जो कि आमतौर पर हमने देखी और सुनी है, डिप्रेशन, एंजाइटी या पैनिक अटैक, अगर आपको ऐसा कुछ भी महसूस होता है तो किन कारणों की वजह से महसूस होता है और इसके लिए आप क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, इस पर लगातार हम चर्चा करें। हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर मीना पटेल जी जुड़ी हुई हैं और साथ ही इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मनीषा सिंघल जी भी जुड़ी हुई हैं स्टूडियो में। डॉक्टर मनीषा, क्योंकि इससे पहले हमने बात की मेंटल स्ट्रेस को लेकर के कि कैसे ये सिर्फ बच्चों के लिए होता है या युवाओं में भी होता है, हर एज ग्रुप में अपने अपने स्तर पर मेंटल हेल्थ का शिकार लोग हो जाते हैं। वो समझ भी नहीं पाते, कई बार वो इतने कंफ्यूज रहते हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है। मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि कई बार हमने अक्सर लोगों को सुना है कि बैठे बैठे उन्हें रोना आ जाता है, परेशान बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, बहुत जल्दी वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। लेकिन इसको जब वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें कभी कोई दवाइयाँ दे करके भेज देते हैं कि ठीक है, आप थोड़ा सा इस वक्त आपकी तबीयत खराब है, इस वजह से आप चिड़चिड़े हो रहे हैं। लेकिन मैं इसे ये समझना चाहूँगी कि क्या मेंटल तौर पर भी ये हावी होती हैं चीज़ें और हम ऐसे रिएक्ट करने लगते हैं, तो क्या ये नॉर्मल है? और ये अगर नॉर्मल है तो किस लेवल तक और कहाँ से वो ट्रिगर पॉइंट शुरू हो जाता है कि नहीं, अब आपको किसी ना किसी डॉक्टर को विजिट कर लेना चाहिए? देखिए, कहते हैं ना कि शेयर कर लेनी चाहिए टाइमली फीलिंग्स, अदरवाइज़ वो पाइलअप हो के थोड़ा सा गलत शेप में बाहर आने लगती हैं। अब वो गलत शेप ऐसा नहीं है कि केवल अग्रेशन ही गलत फॉर्म है, उसमें कुछ लोगों का, हर इंसान की अपनी अपनी एक तरीका होता है उसको वो इमोशंस जो आपके पेंटअप हैं बाहर आने के, और वो उसमें उनका कुछ कंट्रोल नहीं होता है नॉर्मली। अब कोई, जैसे आपने क्राइंग स्पेल्स की बात करी, तो अगर किसी को रोना आ रहा है तो मतलब कुछ चीज़ है अंदर, बहुत टाइम से चल रही है, जिसका कुछ उपाय नहीं मिला है, सोल्यूशन नहीं मिला है, और वो अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा घुटने लगा इंसान कि वो रोना आने लगा है। और उस इंसान को पता भी होता है कि क्या रीज़न है, लेकिन एक्टिव कुछ सोल्यूशन नहीं उस तरफ या तो एफर्ट्स डाले गए हैं, या फिर उस इंसान की पर्सनालिटी भी अप टू सम एक्सटेंट काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर वो शेयर नहीं करना चाहते हैं, या फिर उनको कुछ डर लगता है, एंग्जाइटी का रोल है उसमें बहुत ज़्यादा है। अब स्ट्रेस एक शुरू हुआ जो धीरे धीरे एंग्जाइटी में कन्वर्ट हुआ, एंड ग्रेजुअली दैट कन्वर्ट्स फर्दर इनटू, दैट मे कन्वर्ट्स इनटू डिप्रेशन ऑल्सो। और डिप्रेशन डजंट मीन, लो फीलिंग डजंट मीन कि डिप्रेशन ही है। इनिशियल लेवल पे अगर आपको रोना आ रहा है और इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जा रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं वो परसिस्टेंट हो रहा है, तो हम उसको, और काफ़ी लंबे टाइम तक अगर ऐसा चल रहा है, कुछ वीक्स हो गए हैं, तो मतलब हम माइल्ड डिप्रेशन, या उसके भी हमारे कुछ टेस्ट होते हैं, उससे हम मेक आउट कर सकते हैं कि किस डिग्री का डिप्रेशन है। लेकिन अगर डिप्रेशन आ रहा है तो मतलब शेयरिंग की ज़रूरत है। अब अगर आपके पास अपना कोई नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है, फैमिली में आप किसी को ट्रस्ट नहीं करते हैं, सो डेफिनेटली यू शुड सीक सम प्रोफेशनल हेल्प। और उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है वो हम पूरा कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, उसको कहीं कुछ लीक आउट नहीं होता है कुछ भी। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे एक अपने तरीके होते हैं, हमारा एक अपना हर इंसान का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है। लेकिन जब हम एक अनबायस्ड पर्सन से शेयर करते हैं, तो एक एज अ थर्ड पर्सन हमें एक हमें एक परसेप्शन, यस, वो दिखाई देता है सोल्यूशन, कि हाँ, हम इस तरह से भी इस चीज़ को ले सकते हैं। तो अब एक सीधा सा एग्जांपल है, अगर टेबल पे एक ग्लास रखा है और आप और मैं आमने सामने बैठे हैं, सो वो एक ग्लास जिसमें शायद कुछ डिज़ाइन बना है, तो वो आपको उधर से डिफरेंट दिखाई देगा, मुझे डिफरेंट, या फिर 6 लिखा हुआ है अगर, तो आपको 9 दिखाई देगा, मुझे 6 दिखाई देगा, लेकिन लिखा हुआ वही है, वही एक चीज़ है। तो अलग डायरेक्शंस, अलग एंगल से अगर हम उस प्रॉब्लम को देखने की कोशिश करें तो हमें सॉल्यूशन मिल जाते हैं, लेकिन उसको हमें उस डिग्री तक नहीं पहुंचाना है। जब प्रॉब्लम शुरू होती है तभी अगर हम एक्टिवली थोड़ा सा सॉल्यूशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगें तो बेटर होगा, रादर देन फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम। तो सॉल्यूशन पे फोकस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और डिफरेंट एंगल से हमें उसको सोचना चाहिए। जिसको भी हम बेस्ट समझते हैं अपनी लाइफ में, जो भी रोल मॉडल है, हम उनके एंगल से सोच के देखें कि अगर वो पर्सन मेरी जगह पर होगा तो कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है मैम। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुकेश नसफगढ़ से। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैम, मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है।
डर रहता है। ठीक है, आप कॉल पर बने रहिएगा। डॉक्टर मनीषा, मैं आपसे इस सवाल का जवाब चाहूंगी, फिर मैं डॉक्टर मीना के पास जाऊंगी। जी, सवाल नहीं। उनका ये कहना है कि उन्हें बहुत लंबे टाइम से एंजाइटी होती है, चीज़ों से डर लगता है। किन चीज़ों से आपको डर लगता है? किन चीज़ों से आपको डर लगता है? मुकेश जी, मैम, हर जी हर चीज से डर लगता है मैम, मतलब फोन कॉल से भी, फोन सुनने से डर लगता है किसी का। ठीक है, नींद प्रॉपर नहीं आती। नींद अगर नहीं आती है तो उसमें आपका रूटीन कैसा है? सेडेंटरी अगर लाइफस्टाइल है तो आपकी बॉडी रेस्ट पे है ऑलरेडी, उसमें नींद आने के लिए थोड़ा सा थकाना अपनी बॉडी को ज़रूरी होता है। या आपका जो भी वर्क है वो कितना आपको इंटरेस्टिंग लगता है और कितना उसमें आप स्ट्रेसफुल है, कितना आपका काम, फैमिली का एनवायरनमेंट आपका कैसा है, किस तरह का सेटअप है, ये सारी चीज़ों पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या उससे, क्योंकि कहाँ से प्रॉब्लम जनरेट हो रही है पहले ये हमें जानना है। ये तो सब बात के इफेक्ट्स हैं कि हाँ ये मेरे को नींद नहीं आ रही है या मुझे एंग्जाइटी हो रही है, तो पर क्यों हो रही है एंग्जाइटी, किस चीज़ से हो रही है? अगर मैं केवल 2 चीज़ें आपसे पूछूं, क्या चीज़ें हैं जो आपको एंग्शियस फील करा रही हैं, वो बताएं प्लीज़। मैम मैं ना बिल्कुल, मतलब मेरा शरीर डल हो चुका है, मतलब कुछ भी काम नहीं करना चाहता, बैठा रहना चाहता है। आपकी एज क्या है? मैम 42। 42। और घर में किनके साथ आप रहते हैं? फादर, मदर, वाइफ, बच्चे। घर में कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरह की स्ट्रेस? हाँ, स्ट्रेस तो है ही मैम घर में। वर्क से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम? यस मैम। एक्सरसाइज है कोई आपके रूटीन में? नहीं कर पा रहा मैम मैं अभी बिल्कुल भी। पानी कितना पीते हैं हर दिन? मैम पानी अभी तो 2 से 3 लीटर के बीच में। ठीक है, सो हमने यहाँ पर 4 चीज़ें आपसे पूछी जिसमें से 3 एरियाज़ में प्रॉब्लम है। फैमिली में भी स्ट्रेस है, वर्क से रिलेटेड भी स्ट्रेस है और आपका एक्सरसाइज कोई रूटीन में नहीं है। एक और सवाल, कोई हॉबी आपकी जो आप परस्यू कर पा रहे हैं? आपका अगर मैं आपसे पूछूं कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 में से कितने घंटे ऐसे होते हैं जिसमें आपको कोई टेंशन नहीं होती है, या कितने मिनट्स ऐसे आपको मिलते हैं और वो किस? एट प्रेजेंट तो कोई भी ऐसा मिनट नहीं मिल रहा जिसमें स्ट्रेस नहीं होती हो। ओके, सो आप क्या आप सोचते हैं कि किस तरह की लाइफ होनी चाहिए आपकी? मैम मैं ये सोचता हूँ कि स्ट्रेस फ्री लाइफ होनी चाहिए जिसमें मैं रिलैक्स रह सकूं। और वो रिलैक्सेशन कहाँ से आ सकती है आपको? क्या चीज़ ऐसी है जो आप उसके बारे में सोचते हैं कि आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी, वर्क एरिया में या फैमिली में? मैम नहीं सोच पा रहा बिल्कुल अभी। ठीक है, सो ये जो सवाल हैं इनको आप थोड़ा सा सोचिएगा और जो भी आपके माइनर मेजर स्ट्रेसेस हैं वो आप कहीं पर लिख लीजिए और उसके बाद फिर फर्दर हम बात कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एंग्जाइटी है बहुत सारे आपकी कुछ वजह हैं, तो उनको थोड़ा सा डिटेल में हमें डिस्कस करना पड़ेगा और फिर उनके क्या समाधान हो सकते हैं उस पर हम बात कर सकते हैं। एक्सरसाइज इन एनी केस आप एक एक्सरसाइज आप ऐड कर सकते हैं रोज़ अपने रूटीन में, जिससे आपको थोड़ा नींद पे हम जिससे काम कर पाएँ, तो नींद आपकी बेटर हो सकती है। और डीप ब्रीदिंग, आप 4 to 4 डीप ब्रीदिंग एक क्विक टेक्निक होती है जिसमें आपको 4 सेकेंड इनहेल करना है डीपली, 2 सेकेंड आप सांस को रोकिए, उसको फील करिए, वो कामनेस फील करिए और 4 सेकेंड आपको एक्सेल करना होता है। तो ये जो 10 सेकेंड का एक ब्रेथ है, इसको आप 10 से 15 बार भी अगर रिपीट करें और सोने से पहले अगर आप करें तो बेटर रहेगा। और सोने से पहले आप थोड़ा सा मसल रिलैक्सेशन एक टेक्निक है, उसमें जो भी आपकी जॉइंट्स हैं उनमें आप थोड़ा सा ढीलापन फील करिए और एक एक जॉइंट पे फोकस करके ढीलापन फील करिए। सोने की कोशिश मत करिए, सोने के बारे में नहीं सोचिए, आप केवल अपने जॉइंट्स पे फील करिए, फिर आप अपने ब्रीदिंग जो आपकी नॉर्मल चल रही है उस पर फोकस करिए, जहाँ तक है आपको नींद आ जाएगी। आप ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं मुकेश जी आपको आपके सवालों का जवाब मिल चुका है। और अगले कॉलर हमारे साथ के वाजपेयी जी जुड़े हैं कानपुर से। के जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो के वाजपेयी जी से हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया है। आपसे हम चाहेंगे कि आप दोबारा हमें संपर्क ज़रूर करें, आप अपने सवाल पूछ लीजिएगा। डॉक्टर मीना, मैं आपका रुख करना चाह रही हूँ अब।
जब हम एक्सरसाइजेस की बात करते हैं, लेकिन उन एक्सरसाइजेस से पहले हमें ये भी समझना होता है कि हम किसी भी चीज़ पर फोकस कितना कर पा रहे हैं, और मेंटल स्टेटस को समझने के लिए कि आप कितना फिट है मेंटली, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप किसी काम को किस कंसंट्रेशन के साथ, किस फोकस के साथ कर रहे हैं। लेकिन जब बात फोकस या कंसंट्रेशन की आती है, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। पहले हम कॉलर का सवाल ले लेते हैं। विकास हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। आप अपना सवाल पूछ लीजिए। मैम एक्चुअली मेरा वाइफ, बात करूँ मैम? जी, आपकी आवाज़ हम तक आ रही है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ मैम, एक्चुअली मैम मेरा वाइफ का जो प्रॉब्लम है वो घर पे डरा हुई रहती है, और सबसे दिक्कत वाला काम है उसको, मतलब कपड़ा धो रहा है तो कपड़ा धोते ही रहते हैं पूरा दिन, खाना बनाने का तक भी टाइम नहीं मिलता है। खुद को ऐसा लगता है कि हाँ मैं ये इतना क्लीन नहीं कर पाया और थोड़ा कर लूँ। मतलब जो काम कर रहा है उस पे ही कर रहा है, ना खाने पे ध्यान है ना कुछ है। कोई काम अगर करना चालू ठीक कर है, दिया, मतलब वो एक काम को लेकर स्टक हो चुके हैं आपके। हाँ, ठीक है, आप कॉल पे बने रहिएगा। डॉक्टर मीना हमारे साथ बनी हुई है। डॉक्टर मीना, आपसे मैं इस सवाल का जवाब चाहूंगी। जी बिल्कुल। देखिए, आप जो ये एक ही काम पे है, आपको आपका जो माइंड है वो एक ही काम के लिए फिक्स हो गया है, फ्रीज हो गया है, ऐसे कहते हैं फ्रीज होना। तो आप मुझे ये बताएं कि आपके कोई स्ट्रेस है, आपके दिमाग में कोई स्ट्रेस है? हेलो केके जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? डॉक्टर आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपको किसी बात का स्ट्रेस है क्या, या आपकी पत्नी को नहीं स्ट्रेस है क्या? मैम, एक्चुअली मैम ऐसे तो कुछ स्ट्रेस है नहीं, लेकिन अगर वो अंदर ही अंदर कुछ फील कर रहा है तो अलग बात है। नहीं, आपका जो लाइफ है उसमें हर एक फैक्टर्स होता है, अलग अलग फैमिली होता है, काम का आपका जो भी काम करते हैं वो फैक्टर्स होता है आपका, वो उसमें कहीं कुछ ऐसी चीज हुई है जहां पे आप वो सॉल्व नहीं कर पाए हो, अंदर ही अंदर रह रहा है। डॉक्टर मीना, केके जी दरअसल अपनी पत्नी के बारे में जानना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि उनकी पत्नी अगर कोई काम कर रही होती है तो वो एक ही काम पे स्टक हो जाती है, वो दूसरे काम पे ध्यान ही नहीं दे पाती, ना ही अपनी सेहत पर ध्यान दे पाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, वो ये समझना चाहते हैं। हाँ जी, मैं समझ गई। ओके। देखिए, आपकी पत्नी जो है, आपने पहले कुछ ऐसा कहा था, पहले वो क्लियर करें कि आपकी आवाज डरावनी लगती है, ऐसा कुछ कहा था, वो मैं समझ नहीं पाई, थोड़ा सा आप बताएंगे? हाँ मैम बोलिए। आपने कहा था आवाज डरावनी लगती है, वो क्या था, वो किसके लिए था? मैम एक्चुअली क्या होता है मैम, कभी कभी मान लीजिए वो बाथरूम में कपड़ा धो रहा है, कंटिन्यू कपड़ा धो रहा है, ठीक है, तो इस टाइम पे अगर पानी का कॉक मैंने सपोज बंद कर दिया, तो वो ऐसा एक्सप्रेशन करता है जैसे कोई दुश्मन हो मैं, ऐसा नहीं कि कपड़ा धोना है तो उसको धोना ही है। ओके। अच्छा, आपकी शादी को कितना टाइम हुआ? मैम मेरा शादी को बहुत दिन हो गया, 20 साल हो गया। 20 साल हो गया, ओके। पहले से वो ऐसे हैं? नहीं मैम, ये जो प्रॉब्लम आया है ये आया है जस्ट 7 से 8 महीना हुआ है। अच्छा, ठीक है। और अचानक से ये ऐसा होने लगा है कि वो इस तरह से बिहेव करने लगे हैं? हाँ, लेकिन वो पहले कम था, 6-7 महीने फिर भी नॉर्मल लाइफ में दिक्कत नहीं था, लेकिन अभी जो रिसेंट हो गया ये बहुत ज्यादा हो गया है। तो मैं कौन सा डॉक्टर के पास जाऊँ ये थोड़ा बता दीजिए हमें। अच्छा, कोई भी अच्छे साइकोलॉजिस्ट वहां पे जो भी होंगे, मैं तो बाहर से गुजरात से हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं आप कहाँ रहते हैं और आपके आसपास क्या होगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। आप ना उनके साथ धीरे धीरे कम्युनिकेशन बढ़ाइए, बैठ के बातें करिए, उनको जो अच्छा लगता है उसके ऊपर लाइए और धीरे धीरे पूछिए क्या हो रहा है आपको, क्यों ऐसा लगता है, मेरे से क्या डर लगता है, ऐसे क्वेश्चन वो जो भी जिसका भी आप कंसर्न करोगे, काउंसलर होंगे, साइकोलॉजिस्ट होंगे, वो आपको क्वेश्चंस देंगे। तो वो क्वेश्चंस आप उनके साथ बैठ के करोगे तो फर्क होना शुरू हो जाएगा, आपको समझ में आएगा एक्चुअल है क्या। अगर साइकोलॉजिस्ट से सेशंस लेंगे तो वो भी समझ पाएंगे कि इनकी ऐसा कुछ हुआ है जो आपको नहीं पता है, आपके लिए उनका इंप्रेशन बदल चुका है, या आपका कोई बात उनको ऐसा बुरा लग गया है, या उसके साथ कुछ हुआ है जो वो बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है, उनको ये लगता होगा कि मैं ये बताऊंगी तो ये मुझे मेरा सही एंगल से नहीं लेंगे, समझेंगे नहीं,
समझ नहीं पाएंगे, तो वो शायद उसकी वजह से वो आपको खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। हस्बैंड वाइफ में एक दूसरे को खुल के बोलना चाहिए कि मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगती है, मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है, आप मेरे लिए ये करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, तो मैं कंफर्ट फील करता हूँ या करती हूँ। इस टाइप के रिलेशन डेवलप करिए ताकि वो अपनी चीजें आपको खुल के बता सके। हम नॉर्मल इंसान में भी यही होता है कि हम लोग ना टाइम पे कोई चीज क्लियर नहीं करते, टाइम पे चीजें बात बताते नहीं है, फिर वो एकदम से दिमाग में एक साथ में इकट्ठा हो जाता है, और फिर वो रोना धोना, फिर ये एबनॉर्मल माइंड हो जाना, बिहेवियर हो जाना, ये सारी चीजें फिर होना शुरू हो जाता है। तो 6-7 महीने के साथ पहले क्या क्या हुआ था, वो धीरे धीरे उनके साथ अच्छे से बैठिए, बाहर ले जाइए, बातें करिए, साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाइए और उनको बोलिए कि होता है ऐसा, नॉर्मल लीजिए, इस बात को नॉर्मल लेके बात करेंगे तो वो खुल के बात करेंगे। अदरवाइज वो उनको लगेगा कि मुझे कुछ हो गया है, मुझे डॉक्टर को दिखा रहे हैं, मतलब ठीक है। मुझे पागल समझ रहे हैं, ये ठीक भी है। इंप्रेशन उनके अंदर आ सकता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जी आपको इस सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। लेकिन डॉक्टर मीना, आपने जिक्र किया कि कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ मैं आपसे यही सवाल पूछना चाह रही थी कि जब हम फोकस या कंसंट्रेशन के किसी भी काम को लेकर के कहते हैं कि जब आप मेंटली फिट नहीं होते तो आप किसी काम को कंसंट्रेट नहीं कर पाते, उस पर फोकस नहीं कर पाते, हर वक्त चिड़चिड़े से रहते हैं, किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते। तो इस बारे में भी मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगी आपको कि ये ऐसी सिचुएशन कब बनती है किसी भी व्यक्ति के लिए, क्योंकि अमूमन तौर पर हमने खासतौर पर ये कॉलेज लाइफ में जो इस वक्त यूथ जनरेशन है उनके स्वभाव में ये बदलाव हमने देखे हैं, हमने उन लोगों में बदलाव देखे हैं जो वर्क स्ट्रेस का सामना सबसे ज्यादा कर रहे हैं और फिर फैमिली लाइफ को भी बैलेंस करने की वो कोशिश करते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। तो मेडिटेट वो करना चाहते हैं लेकिन वो मेंटल फिटनेस उनकी हो नहीं पा रही, वो मेडिटेट नहीं कर पा रही। इसके लिए मैं आपसे टिप्स भी जानना चाहूंगी। बिल्कुल, बहुत सही सवाल किया और मैं समझती हूँ ये जवाब से लोगों को हेल्प मिल जाएगी। देखिए, ऐसा है, कॉलेज लाइफ की आपने जब बात करी है तो कॉलेज लाइफ की जो एज है वो एज में इंसान अपने बारे में कुछ सोचता मैम और है और होता कुछ। माफी के साथ रोक रही हूँ, एक कॉलर हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। हमारे जी। साथ पश्चिम बंगाल से एक कॉलर जुड़े हुए हैं, दीपांकर। दीपांकर जी, आप अपना सवाल पूछ लीजिए, उसके बाद मैं दोबारा इसे जवाब को कंटिन्यू करवाना चाहूंगी मैम से। आप अपना सवाल पूछिए। नमस्ते सभी को। जी नमस्ते। मेरा सिर्फ एक ही प्रश्न है। जी। बिजनेस के लिए रिस्क लेने में मैं थोड़ा हिचकिचाता हूँ, बाकी कोई भी रिस्क ले लेता हूँ, लेकिन बिजनेस में कितना रिस्क लेना चाहिए? ठीक है डॉक्टर मनीषा, मैं आपसे इस सवाल का जवाब चाहूंगी, फिर मैं डॉक्टर मीना के पास जाऊंगी ताकि वो पुराना जवाब कंटिन्यू कर पाए। जी। अच्छा, इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। बिज़नेस के लिए रिस्क लेने के लिए कुछ पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आप देखिए कि अगर फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट है तो आपकी फिनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, सबसे पहली चीज़। दूसरा, प्रोज एंड कॉन्स दोनों सोच के चलिए कि अगर आपने कोई बिज़नेस शुरू किया है और वो नहीं चला तो प्लान बी क्या है आपका, राइट। नंबर 3, किन के साथ आप बिज़नेस करना चाहते हैं या आप अकेले ही बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसके भी प्लस माइनस सोच के चलिए कि अगर वो लोग आपको आगे धोखा दे देते हैं या छोड़ के चले जाते हैं या आप अगर हो सकता है आपका ही मन ना करें, तो इस तरह के सारे सिनेरियोज को ध्यान में रखें, फिर आप आगे जा सकते हैं। एंड व्हाट काइंड ऑफ रिस्क यू आर आस्किंग, सो किस तरह का रिस्क आप लेने की बात कर रहे हैं, वो चीज़ थोड़ा सा अगर आप टू द पॉइंट बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। इन्वेस्टमेंट का कितना कैपिटल का रिस्क ले सकता हूँ मैं? वो तो आपकी कैपेसिटी कितनी है तो उसमें आई एम नो वन टू आंसर दिस। आपकी कितनी कैपेसिटी है, डेफिनेटली आपको पूरा बैंक अकाउंट तो नहीं खाली करना चाहिए, तो कुछ बचा के रखना चाहिए। एटलीस्ट नेक्स्ट 1 साल के लिए आपके पास होना चाहिए कि अगर आपकी कोई भी अर्निंग्स नहीं आए तो एटलीस्ट 1 साल आप आराम से रह सकें। ठीक है, तो देखिए ये आप पर पूरी तरीके से निर्भर करता है और बहुत धन्यवाद दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैम ने आपके सवालों का जवाब उम्मीद करते हैं कि आपके अनुसार ज़रूर दिया होगा। और एक कॉलर हमारे साथ विशाल पंजाब से भी जुड़ चुके हैं। विशाल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। विशाल, क्या आपको आवाज़ मिल रही है? हेलो जी विशाल जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैडम, मेरा कंसर्न, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून जी। जी, मेरा कंसर्न मैडम ये है कि कई बार क्या होता है मेरे साथ, मतलब जी आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है, आप अपना सवाल कंटिन्यू रखिए। राइट मैम, राइट।
मैं ये पूछना चाहता था जी। कि कई बार मेरे साथ क्या होता है कि माइंड कंटिन्यूसली जो है वो ऐसा लगता है कि वर्क करता है। लाइक अगर हम सो भी रहे हैं तो भी वो वर्क कर रहा है। तो सोने टाइम मेरे साथ ये ज्यादा प्रॉब्लम आती है। यानी आप बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, प्रॉपर स्लीप आप नहीं ले पा रहे हैं, आप सोना चाह रहे हैं लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जहन में बहुत सारे ख्याल एक ही वक्त पर आ रहे हैं। जी, ठीक है, ये मैं ऐसा आपके ही होता है मेरे साथ। ठीक है, मैं आपके इस सवाल का जवाब डॉक्टर मीना से ले लेती हूँ। डॉक्टर मीना। जी देखिए, ऐसा होता है जब आप सोते हैं, आप जब सोते हैं तब पूरे दिन की जो आपकी क्रिया रही है, जो भी काम किए हैं, जो भी बातें हुई है, काम किया है, जो भी, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन मार्क रह गए हैं। जैसे कि मेरा ये काम अधूरा छूट गया, मैंने उससे बात करी लेकिन ये बात टॉपिक डिस्कस नहीं हुआ है, जो भी, तो ये सारे जो क्वेश्चन मार्क है ना, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। तो ये नींद का नहीं आना, या नींद में भी कहीं ना कहीं आप मुंह में नींद में कुछ लोग बोलते हैं, हमने सुना है, तो ये सारी चीजें होती है। आप एक काम करिएगा कि आप कितने बजे सोते हैं? हेलो, क्या आप कॉल पर बने हुए हैं इस वक्त विशाल? विशाल जी हमारे साथ फिलहाल संपर्क में नहीं है मैम, तो मैं आपसे चाहूंगी इन शॉर्ट आप जल्दी उनका जवाब पूरा कर लें और उसके बाद फिर एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी जी हाँ जी। तो इनको जितने बजे भी सोने जाते हैं उसके 1-2 घंटे पहले लाइट एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, या लाइट एनवायरनमेंट में रहना है, कुछ फनी चीजें देखनी है, कोई कॉमेडी चीजें देखनी है, ताकि अपना माइंड का जो भी है वो शांत रहे, थोड़ा कूल रहे, और उसके बाद वो आराम से सो सकते हैं। उसके लिए भी है कि गर्म पानी पी सकते हैं, मिल्क लेके सो सकते हैं, थोड़ा माइंड को कूल करके सोए, और रूटीन लाइफ में अपनी जो भी चीजें होती है उसको क्लियर करके करना पसंद करें। कभी कई लोग फास्ट लाइफ जीते हैं तो फास्ट सोचते हैं, फास्ट काम करना पसंद करते हैं, तो उसमें चीजें अधूरी ही छूट जाती है, तो फिर वो आपको परेशान करती है। तो मेरा यही कहना है कि आप सोने से पहले या अपना दिन के काम का टाइम टेबल शेड्यूल बनाइए और उस तरह ठीक से है। काम करिएगा। ठीक है, और मैम मैं आपसे वो टिप भी जानना चाहूँगी जिस कंसंट्रेशन के लिए हम बात कर रहे थे कि वो कैसे मेडिटेट किया जा सके, कैसे फोकस किया जा सके। इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके, मैं आपके पास लौट रही हूँ दोबारा मैम, माफ़ी चाहूँगी आपको इतना इंतजार करवाना पड़ रहा है। आदित्य हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ चुके हैं। आदित्य बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी आदित्य जी, सवाल पूछ लीजिए। मैम, मैं 21 साल का हूँ, भी मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैथ ऑनर्स कर रहा हूँ मैं अभी। जी। और मैम मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रही है मैम, मेरा एक अफेयर था और जी। मैम उसके बाद मेरी गर्लफ्रेंड थी, बहुत एज में बड़ी थे, 7-8 साल। तो मेरे इस रिलेशन के बाद से मतलब उसको मुझे मतलब कंपेयर करने लग, मैं अपने आप से कंपेयर करने लग गया बहुत चीज़ों को। मैं सुबह उठ के मेडिटेशन करता हूँ, पढ़ाई में काफी अच्छा हूँ मैं, और रात को सोने से पहले अपने लिस्ट बनाता हूँ कि मुझे क्या क्या करनी है। बट मेरे दिमाग के पीछे ना गर्म कहीं थॉट रहता है बहुत ज्यादा मेरे पीछे, ब्रेन के आसपास ओवर थिंकिंग होती है। पढ़ाई में अच्छी करो पर बहुत जल्दी सक्सेस के लिए मैं मतलब दिमाग में आता रहता है। अगर मेरा टाइम भी खाली हो तो मुझे गुस्सा आता है, अच्छा, कर लूँ। आदित्य एक सवाल इसमें ये भी रहेगा कि क्या जिस रिलेशन का जिक्र आपने किया उस रिलेशन में आप अभी भी हैं या आपका ब्रेकअप हो गया है? नहीं मैम, मेरा ब्रेकअप हो गया मैम, पर मुझे कंपेयर करा गया था। चलिए ठीक है, आप कॉल पर बने रहिएगा। मैम इन शॉर्ट मैं आपसे जवाब चाहूंगी डॉक्टर मनीषा, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है। जी देखिए, क्योंकि आपका ब्रेकअप हुआ है तो डेफिनेटली आप डिस्टर्ब्ड हैं, ये एक एक्टिव रीज़न है, एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आपका सारा रूटीन डिस्टर्ब्ड है और आपको नींद नहीं आ रही है, आपका पढ़ाई पे फोकस नहीं हो पा रहा है। उसके लिए आप ये सोच के देखिए कि एक तो पहली चीज़ ये कि ब्रेकअप आपके साइड से हुआ है या उनकी साइड से हुआ है, और अगर रिलेशनशिप टॉक्सिक था तो क्या अगर आप उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखते, क्योंकि वो एक रीज़न आपने मेंशन किया है इसीलिए उसी पे बेस्ड बात कर रही हूँ, तो अगर आप उसको कंटिन्यू रखते तो आप कहाँ पर खुद को देखते हैं आज से 2 साल बाद या 5 साल बाद, आपकी मानसिक स्थिति क्या होती और वो रिलेशनशिप कहाँ आपको पहुँचा देता। ऐसी जगह तो नहीं पहुँचा देता जिससे आपका अभी तो ये 2-4 चीज़ें इफेक्टेड हैं और पता लगता 5 साल बाद आपकी बाकी सब चीज़ों पे भी असर दिखने लगता। तो ये सोचिए कि कई बार ऐसा होता है जो कुछ हो जाता है उसका हमें अच्छी साइड नहीं दिखाई देती है, तो ये सोचिए कि ठीक है कुछ अच्छा होगा इसलिए हुआ, और अब वापस आप अपने रूटीन में आने के लिए
अलाउ करिए थॉट्स को, आप स्टॉप नहीं करिए, नेवर स्टॉप एनी थॉट, उनको आप आने दीजिए और जाने दीजिए। जब भी हम थॉट्स को रोकते नहीं हैं तो वो थॉट्स अपने आप से कम हो जाते हैं। कभी भी आप ये करके देखिएगा और थोड़ा सा अपने साथ बैठिए, आंखें खोल के आंखें बंद करके जैसे मन आए आप वैसे बैठ सकते हैं। एक मनन इसको हम बोलते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। प्रोक्रेस्टिनेशन, हाँ जी, इमेजिनेशन में चल जाता हूँ मैं, मुझे इमेजिनेशन चीज रियलिस्टिक लगने लग जाती है और अकेले रहने का मन करता है मेरा। क्या भीड़ से लगता है, वो भीड़ जो होती है कॉलेज में, मन नहीं करता कि मैं भीड़ में अपनी मौजूदगी नहीं दर्ज करा पाते। ओके ओके। सो अभी तो आपको खुद को अपनी मौजूदगी फील करानी है। आप भीड़ का अभी मत सोचिए, पहले आप खुद के बारे में सोचिए कि आप खुद कैसे स्टेबल हो सकते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, पढ़ाई। आपने बोला आप कॉलेज में हैं, सो उसमें आप कैसे फोकस कर सकते हैं। सारी चीज़ों पे एक साथ अगर आप फोकस करेंगे तो आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो एक एक करके हम थोड़ा सा प्रायोरिटाइज अगर करें तो बेटर होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए अभी क्या है कि आपकी नींद आ जाए, आपको एपेटाइट बराबर आ जाए और ये जो आपको बर्निंग सेंसेशन हेड में लगती है वो नहीं हो। एंड पढ़ाई पे आप कैसे फोकस कर सकते हैं, तो उसके लिए आपका हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन प्लस आप अलाउ करिए थॉट्स को आने दीजिए। तो उस तरह का एक मेडिटेशन आप कर सकते हैं। प्लस एक हॉबी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो चीज़ आपको इंटरेस्ट करती है आप वो चीज़ ज्वाइन कर लीजिए। उसमें थोड़ा सा 1 घंटा 2 घंटा भी अगर आप स्पेंड करते हैं, रोज़ नहीं एवरी अदर डे भी अगर आप कर पाते हैं, तो वो एक अच्छा आपको कंसंट्रेशन इम्प्रूव करने में मदद करेगा। सो दीज आर द टिप्स। तो अब आदित्य, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल चुका होगा। और क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है और हमारा एक सवाल अधूरा रह गया, लेकिन हम कोशिश करेंगे अगले एपिसोड में इस सवाल को भी हम कंटिन्यू रखें और इस सवाल का जवाब हम जरूर आप तक लेकर के आए। फिलहाल डॉक्टर मीना पटेल हमारे साथ मनोचिकित्सक जुड़ी, डॉक्टर मनीषा सिंघल हमारे साथ मनोवैज्ञानिक जुड़ी। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए, मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। और देखिए, आज के इस एपिसोड से हमें यही समझ में आता है कि अगर आप किसी भी तरीके से मेंटल स्टेटस को मेंटेन रखना चाहते हैं, यानी कि आप मेंटली हेल्दी रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर अगर आप नकारात्मक लोगों से घिरे हुए हैं उनसे दूर रहिए। सकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़रूरी है, यानी पॉजिटिव एनर्जी का जिक्र हम कर रहे हैं। जो चीज़ आपको इंटरेस्ट करती है उस चीज़ पर फोकस कीजिए। बिना मन के कोई कार्य करेंगे तो वो आपको स्ट्रेस आउट करेगा। और ऐसे में फोकस कीजिए कि आप किसी से कम्युनिकेट कर पाए, आप बातचीत कर पाए। और पौष्टिक आहार लेना बिल्कुल ना भूलें, एक्सरसाइज करना बिल्कुल ना भूलें, मेडिटेट करना बिल्कुल ना भूलें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे आप मेंटली फिट रह सकते हैं। इसी के साथ फिलहाल आज के हेल्दी इंडिया में इतना ही। नमस्कार।